इस वीडियो का लक्ष्य इलेक्ट्रॉन्स का उपयोग करके सूक्ष्म दृष्टिकोण से ओम के नियम को व्युत्पन्न करना है। और इस वीडियो के पहले हमने और भी वीडियोस बनाए हैं, तो ये उसी वीडियो श्रृंखला का एक हिस्सा है, तो आप पहले उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी वीडियो शुरू करने से पहले हमने जो पिछले वीडियोस में बात की थी उसे जल्दी से एक बार फिर से दोहरा देते हैं। हमने देखा था कि एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक पॉल ड्रूडा 1900 के आसपास पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी व्याख्या की थी। इसे समझाने के लिए उन्होंने एक मॉडल दिया था। तो उनके मॉडल में उन्होंने इलेक्ट्रॉनों को बहुत छोटे कणों, पदार्थ की बहुत छोटी गेंदों के रूप में माना था। और उन्होंने कहा था कि जब आप एक बैटरी लगाते हैं तो एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है जो इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करता है, एक्सेलरेट करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में यात्रा नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे क्रिस्टल आयन या धातु आयन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लगातार इन अलग अलग आयनों से टकराते हैं और इनकी दिशा टेढ़ी मेढ़ी होती है। इसी वजह से ये एक सीधी रेखा में नहीं जाते हैं। और इसीलिए हम इसकी कल्पना कुछ ऐसे कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत ही उच्च यादृच्छिक वेग यानी कि बहुत ही हाई रैंडम वेलोसिटीज़ के साथ घूम रहे होते हैं, हज़ारों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, जिसे हम तापीय गति कहते हैं, थर्मल मोशन कहते हैं। लेकिन इससे वे कहीं नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि वे आगे पीछे उछलते रहते, वो यादृच्छिक दिशा में चलते रहते। हालांकि एक वैद्युत क्षेत्र यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में हम देखते हैं कि वे धीरे धीरे और लगातार, ये जो चालक है, ये जो कंडक्टर है, उसके एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जाने लगते हैं। और यही गति वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट में योगदान करती है और हम इसे अपवाह गति यानी ड्रिफ्ट मोशन कहते हैं। और हमने पता लगाया कि वो अपवाह वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था। और इसीलिए हम ये कल्पना कर सकते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन एक स्थिर वेग से, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं और इसे हम अपवाह वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। हालांकि हम फिर से दोहरा दें, इलेक्ट्रॉन इस तरह से नहीं मूव कर रहे, इस तरह से नहीं गति कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं क्योंकि ये जो अपवाह वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वही वैद्युत धारा में योगदान दे रही है। इसीलिए हम ऐसा मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक स्थिर वेग से आगे की तरफ चल रहे हैं। तो हमने ये माना था और हमने ये पता लगाया था कि अपवाह वेग क्या था। हमने पाया था कि अपवाह वेग का सूत्र ये होता है। तो इस सूत्र में ये त्वरण है, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन क्या था, त्वरण क्या था? बल बटे द्रव्यमान। ये बल है और ये द्रव्यमान है। और फिर हमने इसको गुणा किया है टाउ से। टाउ क्या होता है? विश्रांति काल होता है। और ये समय दो क्रमागत संघट्टों के बीच का औसत समय है, जिसे हम विश्रांति काल यानी रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और इसलिए यहाँ आश्चर्य की बात यह थी कि भले ही इलेक्ट्रॉन क्षेत्र द्वारा लगातार त्वरित होते हैं, लेकिन जो गति है वो एक स्थिर वेग है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये बदलती नहीं है। हम मान सकते हैं कि ये एक स्थिर वेग है। और यही इस पूरी व्युत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्थिर वेग से आगे बढ़ रहे हैं। और हमने इस मॉडल का उपयोग करके ये पता लगाया कि अपवाह वेग के संदर्भ में वैद्युत धारा क्या थी। वैद्युत धारा इस संख्या के बराबर है। और फिर से आपको इस संख्या का थोड़ा सा मतलब समझा देते हैं। ये n प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या का घनत्व है, यानी ये इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व है, नंबर डेंसिटी है। और इसीलिए ये यहाँ आपको बताता है कि प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर रहे हैं। और a गुणा वी आयतन है। जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं तो एक सेकंड में वे इतना आयतन ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और ये प्रति सेकंड कुल इलेक्ट्रॉन है। और आप इसे आवेश यानी चार्ज से गुणा करके कुल आवेश को भी प्राप्त कर सकते हैं। और हम फिर से दोहराना चाहेंगे कि इन सूत्रों को हमने पिछले वीडियोस में व्युत्पन्न किया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वो वीडियोस को फिर से देख सकते हैं। अब इन दोनों के साथ हमें ओम के नियम को व्युत्पन्न या सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम ये कैसे करेंगे? चूँकि ओम के नियम में धारा और विभवांतर यानी वोल्टेज है और हमारे पास यहाँ पर धारा है, तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। हम धारा के लिए एक व्यंजक को जानते हैं और हम यहाँ Vd के लिए व्यंजक को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें I बराबर E गुणा N गुणा A, और हाँ, A इस चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसको हम गुणा करेंगे Vd से और ये Vd यहाँ से प्रतिस्थापित करेंगे तो ये E गुणा E बटे M गुणा टाउ होगा। टाउ जो है वो विश्रांति काल है, रिलैक्सेशन टाइम है। तो ठीक है, चले इसे और सरल बनाते हैं।
तो यहाँ हम n लिख देते हैं और इसके बाद एक ई स्क्वायर भी होगा और हमारे पास यहाँ पर a है तो हम इसे लिख देते हैं। फिर हमारे पास ये टाउ है जिसे m से विभाजित किया गया है गुणा वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ठीक है, हमने धारा की बात तो कर ली यहाँ पर, लेकिन अब हमें विभवांतर भी तो चाहिए। विभवांतर से हमारा मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो चालक है इसके दोनों सिरों के बीच में जो विभव में अंतर है वो हमारा विभवांतर है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास विभवांतर तो नहीं है, लेकिन हमारे पास इस चालक में जो वैद्युत क्षेत्र है वो उपस्थित है इस सूत्र में। तो हमें पता है कि बैटरी धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक एक वैद्युत क्षेत्र, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। तो यहाँ इस दिशा में वो वैद्युत क्षेत्र है और हम उस वैद्युत क्षेत्र को जानते हैं। लेकिन क्या हम इस वैद्युत क्षेत्र से विभवांतर की गणना कर सकते हैं? हाँ, क्षेत्र और विभवांतर के बीच एक संबंध है। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोकिए और आप खुद कोशिश कीजिए, खुद इसे याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ऋणात्मक विभव प्रवणता यानी नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। हम इसे यहाँ लिख देते हैं, वैद्युत क्षेत्र ऋणात्मक विभव प्रवणता है। और हम जानते हैं यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग शब्द हमने उपयोग किए, तो इसका मूल रूप से मतलब समझ लेते हैं एक उदाहरण से। तो अगर हम ऐसा माने कि वैद्युत क्षेत्र 10 इकाई के बराबर है, इस मामले में इकाई वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो आप देख सकते हैं कि न्यूटन प्रति कूलम सामान्य इकाई है, लेकिन आप वोल्ट प्रति मीटर भी कह सकते हैं। तो अगर वैद्युत क्षेत्र 10 वोल्ट प्रति मीटर था तो इसका मतलब ये है कि जब आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हर मीटर आगे बढ़ने पर जो विभव है उसका मान 10 वोल्ट से कम होता जाएगा। और जैसे जैसे आप एक एक मीटर आगे जाते जाएंगे ये 10 वोल्ट से गिरता जाएगा हर मीटर पर। ऋणात्मक चिन्ह मूल रूप से यही कह रहा है कि क्षेत्र के साथ विभव कम होता जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे गुरुत्वाकर्षण में आप क्षेत्र के साथ जब नीचे जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण विभव जो है वो कम होता जाता है, घटता जाता है। तो यही अवधारणा यहाँ भी है। ठीक है, तो ये वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच में एक संबंध है। तो हमारे मामले में हमें चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर पता है, ये खुद ही ये जो है ये विभवांतर है। और मान लीजिए कि चालक की लंबाई L है और हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र लगभग एक समान है, यूनिफॉर्म है यहाँ पर ये। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें यहाँ अवकलन चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। हम बस कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र को विभवांतर को लंबाई से विभाजित करने पर हम प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, हम केवल यहाँ पर परिमाण पर ही विचार कर रहे हैं, तो ये सभी परिमाण ही है, हम यहाँ चिन्हों पर विचार नहीं कर रहे हैं। और अगर हम इसे यहाँ पर डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ये क्या है? हमें NE वर्ग गुणा A गुणा टाउ बटे M गुणा E मिलेगा जो V बटे L है। तो हमें विभवांतर भी मिल गया है। और ध्यान दीजिए कि हमारा काम लगभग हो चुका है, हमें V बराबर IR का जो रूप है वो मिल गया है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर V है और वास्तव में धारा यानी करंट जो है वो विभवांतर के समानुपाती है। तो ये स्वयं ओम के नियम का प्रमाण हो गया। और ये क्यों हो रहा है? धारा विभवांतर के समानुपाती क्यों आ रही है? ये इस व्यंजक के कारण आ रहा है। ये सब यहाँ से आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक स्थिर गति से यात्रा कर रहे हैं और स्थिर गति से अपवाह करने की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता है वो उसके समानुपाती है। तो सब कुछ यहीं से आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये व्युत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हमें इसे एक आसान रूप में लिखना है, तो हम इस सब को स्थानांतरित कर देते हैं और हमें क्या मिलेगा? तो आप बस जांच सकते हैं, हमने यहाँ पर इसे पुनर्व्यवस्थित किया है तो अब हमारे पास परिचित रूप में ओम का नियम मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि ये एक स्थिरांक है, ये कांस्टेंट है, ये विभवांतर या करंट पर यानी धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, विश्रांति काल है, ये तापमान और पदार्थ पर निर्भर करता है, जिसके बारे में हम भविष्य के वीडियो में बात करेंगे। n जो है वो संख्या घनत्व है और फिर से ये विभवांतर और धारा से स्वतंत्र है। L और A जो है वो चालक की विमाएं हैं। तो ध्यान दीजिए ये जो संख्याएं हैं ये स्थिरांक है, ये सभी कांस्टेंट है, ये V या I पर निर्भर नहीं करते हैं और मूल रूप से हम इसे अपना प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कहते हैं। और यही हमारा ओम का नियम है। इस वीडियो में हम प्रतिरोध के इस सूत्र की बात नहीं करेंगे, हम किसी फ्यूचर वीडियो में इसको और डिटेल में समझ लेंगे। लेकिन एक बात आप देख सकते हैं, ये जो प्रतिरोध है ये कहाँ से आ रहा है? प्रतिरोध जो है वो इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न परमाणुओं के साथ टकराव से आता है और आप इसे इस सूत्र में देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हर यानी डिनोमिनेटर में एक टाउ है, टाउ विश्रांति काल है ना। ये क्रमागत संघट्टों के बीच का औसत समय होता है। अब कल्पना कीजिए कि कोई संघट्ट नहीं होता
अगर कोई भी संघट्ट नहीं होता तो अगली टक्कर का अगले संघट्ट का समय अनंत होता। तो अगर कोई संघट्ट नहीं है तो टाउ जो है वो अनंत होगा, और अगर हर अनंत होगा तो ये प्रतिरोध शून्य हो गया है। तो अब आप ये अद्भुत चीज़ प्राप्त कर सकते हैं ना, सूक्ष्म स्तर पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम ये समझने में सक्षम है कि प्रतिरोध का कारण क्या है। ये इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं के बीच का टकराव है। और इसलिए हमें लगता है कि इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। और हम बस एक आश्चर्यजनक बात और कहना चाहेंगे, वो ये है कि हम न्यूटनी यांत्रिकी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं और हमें पता है कि इतने सूक्ष्म कणों के लिए हमें क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर न्यूटनी यांत्रिकी का उपयोग करना गलत है, लेकिन उसके बाद भी हमें ये सारे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और हम ओम के नियम को व्युत्पन्न करने में भी सक्षम हैं, और ये एक बहुत ही अद्भुत बात है।